अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में जुल्हज का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 15 जून को और ईद उल अजहा 16 जून को मनाई जाएगी। यहूदी इंतहा पसंदों ने मस्जिद अक्सा के तकद्दुस को बड़े पैमाने पर किया पामाल। सैकड़ों यहूदियों ने ममनुआ इलाके में दाखिल होकर की इबादत। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। ओनरवा के स्कूल पर की बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने भी हमले का किया शर्मनाक एतराफ। रूस ने फिर दी न्यूक्लियर हथियारों की धमकी। सदर पुतिन ने कहा, हमें तकलीफ पहुंचाने वालों को यह अंदाजा नहीं होगा कि उन्हें किस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया बीजेपी को सपोर्ट का ऐलान। बीजेपी से अहम वजारतों की मांग को लेकर दबाव बना सकते हैं दोनों कायदीन। और कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान को किया गया सस्पेंड। कंगना से ज्यादा खातून जवान की सपोर्ट में उतरे लोग किसानों पर भद्दे कमेंट्स का बता रहे हैं शाखसाना। और पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में जुल्हज का चांद नजर आ गया है। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने का आगाज हो गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कल जुमेरात 6 जून को ज़िलक़द की 29 तारीख को मुल्क के बेशतर हिस्सों में चांद नजर आने की शहादतें वसूल हुई। बयान में कहा गया है कि आज जुमा को यकुम ज़िलहज है। इस तरह सऊदी अरब में ईद उल अजहा 16 जून को होगी, जबकि 15 जून को यौम अरफा है। गल्फ कंट्री समेत ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भी ज़िलहज का चांद नजर आ गया है। इसराइली हुकूमत के इंतहा पसंद वज़ीर ने यहूदियों के एक ग्रुप के टेम्पल माउंट में दाखिल होकर इबादत करने की हिमायत करते हुए कहा कि यहूदी पूरे यरूशलेम में जहां चाहें अपनी इबादत कर सकते हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में यहूदी मस्जिद अक्सा के शहर में दाखिल हुए और उस अहाते में इबादत की जहां यहूदियों की एंट्री बैन है। ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए अलॉट की हुई है। मस्जिद अक्सा के इस अहाते में मुसलमानों को नमाज अदा करने और दाखिल होने की इजाज़त है, जबकि गैर मुस्लिम बेशुमार यहूदी सिर्फ एक गेट के जरिए और वो भी लिमिटेड टाइम के दौरान जा सकते हैं। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। सियोनी फोर्सेस ने एक और वहशियाना कार्रवाई में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा यानी रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के कायम करदा स्कूल को बमबारी से तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में बच्चों और ख़वातीन समेत 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेंट्रल गजा में नसरात पनाहगुज़ीन कैंप में कायम ओनरवा के स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ली हुई थी। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस का कहना है कि खौफनाक इसराइली बमबारी में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। इसराइली फौज ने भी शर्मनाक एतराफ़ किया है कि उसके जेट तैयारों ने गजा में ओनरवा के एक स्कूल को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने दावा किया कि इमारत में हमास के जंगजुओं ने पनाह ली हुई थी।
يا الله يا الله يا ساتر يا الله. इंतहाई राइट विंग के इसराइली वजीर का कहना है कि गजा की बस्तियों की प्लानिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। इसराइली न्यूज़ चैनल N12 की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो के मुताबिक एक खिताब में इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि कुफ्र दारूम की दोबारा मनसूबाबंदी की जाए, जो सेंट्रल गजा में एक साबिका गैर कानूनी बस्ती है। स्मोट्रिच मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के सबसे ज्यादा पुरजोर हामियों में से एक रहे हैं और जंग के बाद गजा में बस्तियों को दोबारा कायम करने का बार बार मुतालबा कर चुके हैं। हमास सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि हम हर उस समझौते को मुस्बत और संजीदा रद्द-ए-अमल पेश करेंगे जो गजा की पट्टी से इसराइल के मुकम्मल इनखला और कैदियों के तबादले की बुनियाद पर इस्तवार होगा। हमास के जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक इस्माइल हानिया ने कहा है कि हमारी मज़ाहमत हमारे अवाम के इरादे और जुर्रत व बहादुरी की नुमाइंदा है और हमास इसी मौक़िफ़ के साथ मुज़ाकरात कर रही है। हानिया ने मजीद कहा है कि हम इसराइली फ़ौज के गजा की पट्टी से मुकम्मल इनखला और कैदियों के तबादले की बुनियाद पर किए जाने वाले हर समझौते को संजीदगी से लेंगे और इसका मुस्बत रद्द-ए-अमल पेश करेंगे। इत्तला के मुताबिक हमास वफद गजा में फायरबंदी मुज़ाकरात की खातिर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में है। दोहा में मसरूफियात के दौरान इस डेलीगेशन ने कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और मिस्र की खुफिया एजेंसी के सरबराह अब्बास कामिल के साथ मुलाकात की है। अमरीकी पुलिस ने फ़लस्तीन के हामी मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी पुलिस ने समर सेमेस्टर के आखिरी रोज़ यूनिवर्सिटी के अहाते में दाखिल होकर जहां तकरीबन 50 तलबा एक दूसरे का हाथ पकड़ ये नारे लगा रहे थे कि फ़लस्तीन आज़ाद होगा, 10 तलबा को हिरासत में ले लिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बयान में बताया है कि 13 तलबा यूनिवर्सिटी के सरबराह के दफ्तर की इमारत में दाखिल होने पर हिरासत में ले लिए गए, जबकि इन तलबा ने इमारत के अंदर और बाहर के हिस्से को खासा नुकसान पहुंचाया। रूस ने एक मरतबा फिर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस की सलामती को खतरा हुआ तो जोहरी हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नेटो पर हमले की बातें अहम खाना हैं, ताहम रूस की सलामती को कोई खतरा हुआ तो जोहरी हथियारों के इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट से काम नहीं लेंगे। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो तो इस मामले को हल्का नहीं ले सकते। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, लेकिन जब बात सरहदी सलामती की हो तो हम हर मुमकिन इक़दाम करेंगे जिसमें जोहरी हथियार भी शामिल है। हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करने वालों को यह अंदाज़ा नहीं कि खुद उन्हें किस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। सेंट्रल सूडान में बड़े पैमाने पर इंसानी हलाकतें हुई हैं। दरअसल सूडानी आर्मी ने कहा है कि नीम फौजी रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स ने सेंट्रल सूडान के गांव में हमला किया, जिसमें 35 बच्चों समेत 150 अफराद की हलाकत का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों समेत 150 अफराद के कत्लेआम का इल्ज़ाम नीम फौजी ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर आयद करते हुए सूडानी फौज ने हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान किया है। सूडानी फौज के मुताबिक सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने कहा कि RSF को हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। इत्तेहादी पार्टियों के साथ सेंटर में हुकूमत बनाने का बीजेपी आज दावा पेश कर सकती है। इस दरमियान बीजेपी की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को पार्टी कायद और पीएम पोस्ट के लिए मुंतखब किया गया। दूसरी जानिब मोदी की नई कैबिनेट को लेकर भी काफी क़यासाराइयों का दौर जारी है। इस मर्तबा चूंकि बीजेपी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और दिगर दोस्त पार्टियों के साथ हुकूमत बनाने जा रही है, तो इन दोस्त पार्टियों की तरफ से भी बीजेपी पर दबाव बनाने की बात सामने आ रही है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर के साथ साथ 3 सेंट्रल मिनिस्ट्री के पोस्ट मांग रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार होम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। हालांकि सियासी माहिरीन का मानना है कि बीजेपी तमाम बड़े पोर्टफोलियो जैसे होम, फॉरेन, रेलवे, फाइनेंस, रोड ट्रांसपोर्ट जैसे बड़े ओहदे अपने पास रख सकती है और दोस्त पार्टियों को सिविल एविएशन, हेवी इंडस्ट्रीज, फूड सिक्योरिटी, स्टील जैसी वजारतें दे सकती है। इस दौरान बीजेपी के सपोर्ट में आए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की जानिब से पीएम मोदी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि पहले 10 सालों तक मोदी ने अपनी मनमर्जी से सरकार चलाई, लेकिन अब उन्हें दूसरों की सुननी पड़ेगी, मन मारना पड़ेगा। तानाशाह के गुरूर का खात्मा हो रहा है। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी अपनी मनमर्जी का काम करते थे। जब मन आता था तुगलकी फरमान इशू करते थे, कभी नोटबंदी करना, कभी लॉकडाउन लगा देना 1 घंटे की नोटिस पर, कभी मजदूरों को पैदल चलवा देना, जो मन में आता था वो करते थे। समन्वय, बहस कराना, किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना, सामंजस्य बिठाना, ये सब बातें नरेंद्र मोदी जी को ना पता है ना उनको आती है। अब लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। 240 सीटें आई हैं बीजेपी की, 63 हार गए इस चुनाव में। तो अब कोalition पार्टनर्स की जरूरत पड़ रही है। बैसाखी पर सरकार चलेगी और जो बैसाखियां हैं उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। जदयू ने आज कहा कि अग्निवीर स्कीम समाप्त होनी चाहिए, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हमारे नेता लगातार कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमने चुनाव भी लड़ा था, लोगों के पास भी लेकर गए थे। हजारों लाखों बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन अग्निवीर के खिलाफ है, वो हमारे साथ भी जुड़े। असलियत यह है कि 73 साल का प्रधानमंत्री 5 साल का समय और मांग रहा था और 21 साल के लड़के को बोला था तुम रिटायर होकर घर चले जाओ। खैर, तो इस मांग के बाद देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। ये पहली मांग तो है नहीं। जदयू ने कास्ट सेंसस की भी, जातिगत जनगणना की भी बात उठाई है। तो मोदी जी का जो आदत पड़ी हुई थी अपनी मनमर्जी करने की, अपने तुगलकी फरमान चलाने की, एक अकेला सब पर भारी, अब खींचे जाएंगे हर डायरेक्शन में। और उनका टेस्ट ये है कि वो कितना समन्वय बिठा पाते हैं, वो कितना सम्मान कर पाते हैं, वो कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो अपने फ्रेम में ही लोगों को नहीं आने देते थे। एक अकेली फोटो आती थी, अब कल से मैं देख रही हूं जितनी भी फोटो आ रही है उसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं। कल से साहब एक ही कपड़ा पहन के सुबह से शाम तक रहे, विनम्रता से। अब मोदी की गारंटी, तीसरे शब्दों में अपने आप में बात करते थे,
मोदी, मैं, हम, मेरा नहीं, मोदी बोलते थे। अब वो सब खत्म है। अब एनडीए की बात कर रहे हैं, हम की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की ना यही खूबसूरती है, यही ताकत है, बड़े बड़ों की हेकड़ी निकालता है। लेकिन मुद्दों पर वापस आती हूं, और मुद्दा है अग्निवीर का। और अग्निवीर एक ऐसी स्कीम है जिससे सेना का मनोबल टूटता है, उनका पराक्रम टूटता है। और ऐसी युवा विरोधी, ऐसी सेना का पराक्रम और शौर्य का खिलवाड़ करने वाली योजना का कोई जगह नहीं है। उसको तुरंत स्क्रैप करना चाहिए। मोदी जी के अंदर अगर जरा सा भी सेंस होगा तो वो करेंगे, और अगर अब नहीं उनका करने का मन होगा तो उनके एलाइज उनका हाथ पकड़ के उनसे कराएंगे। शाबाश हिंदुस्तान, बड़े बड़े तानाशाहों को सबक सिखाया है आपने। लोकसभा इलेक्शन के नतीजे आने के बाद कल जुमेरात को कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर स्टॉक मार्केट स्कीम की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि ये हमने पहली बार देखा है कि इलेक्शन के वक्त पीएम और होम मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर कमेंट किए। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ऐसा किया। अमित शाह ने 4 जून से पहले शेयर खरीदने के लिए कहा। उनके इस बयान के बाद 5 करोड़ छोटे इन्वेस्टर फैमिलीज के 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हम इस मामले में ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी फॉर्म करके इस क्रिमिनल एक्ट की जांच का मुतालबा करते हैं। मैं 2 इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको यह बात समझ आ जाएगी। आपका पैसा गया है, आपकी कमाई गई है, आपको नुकसान हुआ है, और इसमें करोड़ों युवा हैं जो ईमानदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी, और आपने उन पर भरोसा किया। मगर सच्चाई यह थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी। 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था 220 सीट का, वो उनके हाथ में था। तो मेरा यह सवाल है, और मैं आपसे इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है। और हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी किए हैं। वो आपके जेब से गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, और ये कौन लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये रेड चार्ट जो है, इसको देख लीजिए। ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग है ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है, और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीतकर बीजेपी की एमपी बनी एक्ट्रेस कंगना रनावत को जीत के तोहफे के तौर पर थप्पड़ मिला है। दरअसल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उन्हें किसानों को दहशतगर्द और 200 रुपए के लिए प्रोटेस्ट करने वाले जैसे बयान देने का शाखसाना अदा करना पड़ा। एयरपोर्ट पर उन्हें सीआईएसएफ की एक खातून जवान कुलविंदर कौर ने जोरदार थप्पड़ मारा है। शुरुआती जांच के बाद थप्पड़ मारने वाले जवान को सस्पेंड कर दिया गया। यह वाकया कल दोपहर 3:30 बजे पेश आया। इस वाकये को लेकर कंगना ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और फिर फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस वाकये पर सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ी हुई है। एक ग्रुप खुलकर थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर का सपोर्ट कर रहा है, तो कुछ कंगना की हिमायत में सामने आए हैं।
इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंगना के साथ चल रहे एक शख्स की जानिब से एक दिगर लड़की को मारने के वाक़े को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि कंगना के इस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो एक गरीब लड़की को मारता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इस पूरे वाक़े पर थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर और कंगना का रिएक्शन वीडियो भी सामने आया है। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। कंगना रनावत को पड़े थप्पड़ पर शिवसेना यूपीटी लीडर संजय राउत ने कुलविंदर कौर के तई हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा कि मां के खिलाफ कंगना के बोलने पर खातून जवान ने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि मां के लिए कोई भी गलत लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लोग होठ देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है। मैं देखूंगा और बात करूंगा। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए कि किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है, वो सांसद है। कांग्रेस के नौजवान कायद कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीट के एग्जाम्स में फिर से धांधली हुई है, जिसके लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। नीट के परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप अगर इस देश में होने वाली परीक्षाओं को देखें तो लगभग अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं हो रही है। मतलब विद्यार्थियों ने तो सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया है कि एक बार फिर लीकेज सरकार, और बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा की जो तिथि है उसको बार बार बढ़ाना, और जो वैकेंसियां हैं उसको सही समय पे नहीं भरना, ये मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। ये इस प्रेस वार्ता में हम लोग खासकर जो नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई है उस विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसमें 2-3 बात आपसे जोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष। अव्वल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर न फटे विवाही, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो चुनाव से पहले आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, चुनाव जब समाप्त हो जाता है पूरे 5 साल तक
जो परीक्षाओं में धांधली होती है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है और जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और चुनाव के दौरान बार बार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि 30 लाख पद खाली हैं और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यूपीएससी को छोड़ करके। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी के एग्जाम भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। जिन एग्जामों में आज तक कोई गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई थी, उन एग्जामों में भी गड़बड़ी और धांधली हो रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में जुलहज का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 15 जून को और ईद उल अजहा 16 जून को मनाई जाएगी। यहूदी इंतहा पसंदों ने मस्जिद अक्सा के तकद्दुस को बड़े पैमाने पर किया पामाल। सैकड़ों यहूदियों ने ममनुआ इलाके में दाखिल होकर की इबादत। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। ऑनरोआ के स्कूल पर की बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने भी हमले का किया शर्मनाक एतराफ। रूस ने फिर दी न्यूक्लियर हथियारों की धमकी। सदर पुतिन ने कहा, हमें तकलीफ पहुंचाने वालों को यह अंदाजा नहीं होगा कि उन्हें किस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया बीजेपी को सपोर्ट का ऐलान। बीजेपी से अहम विजारतों की मांग को लेकर दबाव बना सकते हैं दोनों कायदीन। और कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान को किया गया सस्पेंड। कंगना से ज्यादा खातून जवान की सपोर्ट में उतरे लोग किसानों पर भद्दे कमेंट्स का बता रहे हैं शाखसाना। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पीपीएल चैनल।